दोस्तों कहते हैं कि मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। जितना अपनी तकदीर में लिखा है वह जरूर अदा होता है। दोस्तों आज की ये कहानी एक राजा और चार दुनिया के सबसे बेहतरीन चोरों के जीवन पर आधारित है। दोस्तों माधवगढ़ नाम के एक राज्य में एक ऐसा राजा राज्य करता था जो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। कोई ऐसा अनाथ नहीं था जिसको सहायता ना मिले। और इतना ही नहीं, वह राजा अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए रात के समय जब सारा नगर गहरी नींद में सो जाता था, वह राजा एक आम आदमी के कपड़े पहनकर अपने चेहरे पर कुछ धूल मिट्टी लगा लेता और फिर चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता। कोई उसे भिखारी समझता तो कोई उसे गरीब किसान, बंजारों की गलियों से लेकर गरीबों की बस्ती तक वह राजा रात के अंधेरे में हर जगह घूमता, हर किसी की बातें सुनता। अगर कहीं किसी पर कोई अत्याचार हो रहा होता या फिर कोई भूख से तड़प रहा होता तो राजा के दिल में बेचैनी बढ़ जाती। और अगले ही दिन सुबह जब राजा अपनी शाही पोशाक पहनकर वह फिर से अपने सिंहासन पर बैठता तो वह उन घटनाओं और उन लोगों के साथ न्याय करता जो उसने रात में देखे थे। उस राजा के बारे में यह हर कोई जानता था कि उनका राजा बहुत ही दयालु है, लेकिन कुछ खास वफादार मंत्री ही यह जानते थे कि राजा रात के समय अपना भेष बदलकर शहर की गलियों में घूमता है और प्रजा के सुख दुख को देखता है। यह सिर्फ उस राजा का राज्य पर राज करने का तरीका नहीं, बल्कि ऐसा करके वह लोगों के दिलों में राज भी करता था। एक रात राजा रोज की तरह ही अपने नगर की गलियों में भेष बदलकर घूम रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। घरों के दीपक बुझ चुके थे। हर गली हर मोड़ पर राजा की नजर थी कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई मजबूर तो नहीं, कहीं किसी पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा। राजा एक अंधेरी गली से गुजर ही रहा था कि अचानक उसके कानों में धीमे धीमे सुर में बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। उसके कदम वहीं रुक गए और वह बड़े ही गौर से उन आवाजों को सुनने लगा। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो गली के कोने में चार लोग बड़े ही खुफिया तरीके से आपस में कुछ बातें कर रहे थे। राजा धीरे धीरे उनके नजदीक गया और फिर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वे चारों असल में शहर के सबसे शातिर और चालाक चोर थे। उनके नाम रंगा, बिल्ला, चमन और फकीरा थे। यह चारों किसी के घर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। बिल्ला जो सबसे चालाक था, वह अपनी धीमी आवाज में बोला कि हमें इस बार बड़ी चालाकी से काम लेना होगा। पिछली बार कुछ गलतियां रह गई थी, लेकिन इस बार हमें कोई सबूत नहीं छोड़ना है। उसकी बात सुनकर चमन ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। आज शहर के सबसे अमीर व्यापारी का सारा माल हमारी झोली में होगा। बस हमें वक्त का बिल्कुल सही अनुमान लगाना है। उनकी बात सुनकर फकीरा बोला कि मैंने सुना है कि यहाँ के राजा ने अपने जासूस छोड़ रखे हैं और वह खुद भी किसी गरीब के भेष में घूमता रहता है। फकीरा की बात सुनकर रंगा ने हंसते हुए कहा, अरे भला राजा हमारा क्या करेगा? वह तो इस समय महल में बड़ी आराम से सो रहा होगा। हमें मौका मिले तो हम तो राजा के सैनिकों को भी चकमा दे सकते हैं। राजा उन चारों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि शहर के शातिर चोरों की टोली यही है। मगर सवाल यह था कि राजा इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़े। अब रात और गहरी होती जा रही थी।
वह गली बिल्कुल सुनसान थी, मगर दूर कहीं पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजा अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी कमर सीधी की, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर वह धीरे धीरे उन चोरों के नजदीक जाने लगा। राजा ऐसे चलने का नाटक करने लगा जैसे कोई आवारा आदमी या फिर किसी दूसरे शहर का कोई अजनबी मुसाफिर हो। राजा उनके पास पहुंचा और बोला, अरे भाइयों, यहां पर क्या चल रहा है? रात के इस शहर में, इस सुनसान गली में खड़े होकर क्या कोई शिकार पकड़ने की तैयारी हो रही है? अचानक से अंधेरे में किसी अजनबी आदमी की आवाज सुनकर वह चारों चोर थोड़ा घबरा गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह साधारण सा आदमी मैले कपड़ों में लिपटा हुआ है, तब वह थोड़ा बेफिक्र हो गए। चमन, जो कि चोरों का सरदार था, आंखें तान कर बोला कि तू कौन है और तुझे क्या लेना देना कि हम कौन हैं और क्या करने वाले हैं? राजा हल्के से हंसा और अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे भाइयों, मैं भी तो तुम्हारे ही तरह हूं। कौन कहता है कि सिर्फ तुम इस शहर में अकेले उस्ताद हो? मैं भी एक जमाने से यही काम कर रहा हूं, जो काम तुम लोग करने की योजना बना रहे। बस मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना मैं इस वक्त किसी शाही महल में आराम कर रहा होता। चोरों के सरदार ने शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा, अच्छा तो फिर बताओ कि तुमने अब तक कौन कौन से बड़े काम किए? राजा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि अरे भाई, बड़े काम तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर इतना कह सकता हूं कि मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े शिकार किए हैं कि वह सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एक बार तो मैंने शाही खजाने में हाथ साफ करने की सोची थी, मगर उस वक्त मैं पकड़ा गया। बिल्ला ने हंसते हुए कहा कि तू तो कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान भर रहा है। उनकी बात सुनकर दूसरे ने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा कि अगर तू इतना ही बड़ा चोर है तो इस बात का सबूत दे। तब राजा ने बड़ी ही चालाकी से उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि भाई, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात तुम लोग मुझे अपने दल में शामिल कर लो तो मैं अपनी काबिलियत तुम्हें दिखा दूंगा। चारों अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और फिर चोरों के सरदार ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज की रात तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम उस पर खरे उतरे तो फिर तुम्हारे साथ हो जाएंगे, वरना अपने जीवन की चिंता तुम खुद करना। राजा ने अभी तक बड़ी ही चालाकी से अपनी पहचान छुपाए रखी थी। राजा ने उन लोगों की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा कि अच्छा भाइयों, जब मैं तुम्हारा साथी ही बनने वाला हूं तो मुझे यह पता होना चाहिए कि तुम लोगों में ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी खासियत है जो तुम इतने बेफिक्र होकर चोरियां करते हो। आखिर जब बड़ा हाथ मारना ही है तो हम सबको अपनी अपनी खासियत का पता होना चाहिए। चारों चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिल्ला सबसे पहले आगे बढ़ा और बोला कि मेरे अंदर एक बहुत ही खास गुण है। मैं किसी भी जगह खड़ा होकर सिर्फ सुनकर बता सकता हूं कि सोना, चांदी और कीमती खजाना कहां पर छुपा हुआ है। मुझे सोने चांदी की महक दूर से ही महसूस हो जाती है। इसलिए जब भी कोई बड़ा खजाना चुराना होता है तो मेरी नाक सबसे पहले काम आती है। राजा ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, वाह, तुम्हारे अंदर तो बड़े ही काम का गुण है। इसके बाद रंगा बड़े ही घमंडी अंदाज में बोला कि मैं जानवरों की आवाज समझ सकता हूं। मैं कुत्ते, बिल्ली, घोड़े सब की बातें सुन सकता हूं। वे एक दूसरे से क्या कहते हैं मैं साफ साफ समझ सकता हूं। अगर कहीं पर कोई कुत्ता भौंक रहा हो, कोई घोड़ा बेचैन हो जाए, तो मैं जान सकता हूं कि वहां पर कोई खतरा है या नहीं।
राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला कि तुम कुत्ते बिल्लियों की भाषा भी समझ सकते हो। रंगा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। अब बारी थी चमन की। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी तार निकाली और बड़े घमंड से बोला कि मैं इस तार से बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता हूं, चाहे वह ताला लोहे का हो या पीतल का हो या फिर शाही खजाने का सबसे मजबूत ताला हो। मेरे हाथ में आते ही सारे ताले खुल जाते हैं। राजा ने चुटकी लेते हुए कहा, तो भाई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब सबसे आखिर में बारी आई फकीरा की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बोला कि मेरा गुण सबसे खतरनाक और काम का है। मैं एक बार किसी आदमी को अंधेरे में देख लूं तो फिर उसे दोबारा पहचानने में कभी गलती नहीं करता, चाहे वह अंधेरे में कितनी भी छुपने की कोशिश करे, पर मेरी आंखें उसे फिर भी पहचान लेती है। राजा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब रात में अगर किसी को तुम देख लो तो सुबह वह लाख छुपने की कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हारी नजरें उस आदमी को पहचान ही लेती है। फकीरा मुस्कुराया और बोला, हां। उनकी बातें सुनकर राजा अब यह समझ चुका था कि यह चारों चोर कितने हुनरमंद और शातिर हैं, मगर साथ ही साथ राजा अपने मन में एक योजना भी बना चुका था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इसका मतलब हमारी टोलियां बहुत ही जबरदस्त हैं। तो बताओ कि आज की रात किसे निशाना बनाना है। उन चारों चोरों ने अपने अपने गुण और खासियत तो बता दिए थे, मगर उनकी आंखों में अब एक सवाल था। फकीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा कि अच्छा, हम सब ने तो अपने अपने गुण तुम्हें बता दिए, मगर तुमने तो अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम भी बताओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है। राजा ने कहा कि भाइयों, मेरे अंदर जो गुण है वह कुछ अलग है और वह बड़ा ही अनोखा है। अगर हम लोग कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर पकड़े जाएं, तो मेरी आंखों के एक इशारे से हम लोगों की सजा भी टल सकती और जान भी बच सकती, सजा माफ हो सकती। फकीरा बोला कि यह तो बड़े कमाल का गुण है। इसका मतलब अगर हम चोरी करते हुए कभी पकड़े भी जाएं तो हम बच सकते हैं। तब उनमें से एक बोला कि भाई, हम में से सबसे अच्छा और सबसे फायदे का गुण तो तुम्हारे ही अंदर है। अगर तुम हमारे दल में आ जाओ तो हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहेगी। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा कि भाइयों, इन छोटी मोटी चोरियों से कुछ हासिल होने वाला नहीं। अगर अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हो तो सीधा राजा के राज खजाने पर हाथ साफ करो। वहां पर इतनी दौलत मिल जाएगी कि फिर दोबारा कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खाएंगे। यह बात सुनकर उन चारों चोरों की आंखों में लालच चमकने लगा। चोरों के सरदार ने जोश में कहा, हां, यही सही रहेगा। हमें एक ही बार में इतना माल मिल जाएगा कि दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वह चारों चोर राजा की इस योजना पर काम करने के लिए तैयार हो गए। अब राजा अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि यह चारों चोर उसकी चाल में फंस गए। वे सभी तेजी से राजा के महल की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरी और सुनसान गलियों से होते हुए महल के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचे। तभी अचानक से एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनते ही वह सभी चौकन्ने हो गए। चमन ने तभी रंगा की तरफ देखा, क्योंकि रंगा ही था जो जानवरों की भाषा समझता था। चमन बोला कि यह कुत्ता क्या कह रहा है, क्या यहां पर कोई खतरा तो नहीं है। रंगा ने कुछ देर तक कुत्ते की आवाज सुनी और फिर अचानक उसका चेहरा फीका पड़ने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था।
वह बोला कि भाइयों, यह कुत्ता कुछ बड़ी अजीब सी बात कह रहा है। उसके साथियों ने पूछा कि यह क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ। रंगा बोला कि कुत्ता कह रहा है कि इस समय तुम्हारे साथ इस नगर का राजा चल रहा है। जैसे ही रंगा ने कुत्ते की बात बताई, एक पल के लिए सभी लोग हैरान रह गए और परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन तभी अचानक चमन जोर से हंसने लगा और बोला कि यह तू क्या बक रहा है। और फिर चारों चोर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे राजा क्या कोई भिखारी है जो इतनी अंधेरी गलियों में घूमेगा? वह तो इस समय अपने महल में बड़े आराम से सो रहा होगा और तू कह रहा है कि वह हमारे साथ चोरी करने के लिए चल रहा है। उनमें से एक कहने लगा कि भाई, लगता है इस बार तुमसे कुत्ते की भाषा समझने में कुछ गड़बड़ी हो गई। रंगा बोला कि भाइयों, मैं तो वही बता रहा हूं जो कुत्ता बोल रहा है। शायद यह बात उसने किसी और के लिए कही होगी। तब राजा ने उनसे कहा कि भाइयों, मुझे तो लगता है कि यह कुत्ता भूखा है, क्योंकि जब पेट खाली होता है तब दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती है। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि बेकार की बातों को छोड़ो और अपने असली काम पर ध्यान दो। चारों चोर राजा की बात मानकर महल के पास जा पहुंचे। राजा मन ही मन खुश था कि उसकी योजना सफल हो रही है। वे सभी अब राजा के महल के अंदर घुस चुके थे, लेकिन किसी के दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था। जैसे ही वे महल में पहुंचे तो बिल्ला एक पल के लिए रुका और वहां की मिट्टी सूंघने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला कि खजाना हमसे ज्यादा दूर नहीं है। खजाने की खुशबू इसी तरफ से आ रही है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। वे सभी उसके पीछे पीछे चलने लगे। महल की गलियों को पार करते हुए वे लोग खुफिया रास्ते से खजाने वाले कमरे के बाहर जा पहुंचे, जहां पर एक बहुत बड़ा मजबूत दरवाजा था, जिस पर एक बहुत भारी ताला लटका हुआ था। चमन आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और ताले में डाल दी। उसकी उंगलियां बड़ी सफाई से घूम रही थी और पलक झपकते ही वह ताला खुल गया। सभी लोग दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हर तरफ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बेशुमार दौलत पड़ी हुई थी। तब एक ने कहा कि भाइयों, अब ये सारी दौलत हमारी हो चुकी है। अब हमारी जिंदगी बहुत ही आराम से कटने वाली है। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। उन सभी ने सोने की असरपियां अपने अपने झोलों में भर ली। वे सभी सोच रहे थे कि अब तो हमारी सारी जिंदगी बड़े आराम से गुजरेगी, क्योंकि हमें यहां से इतनी दौलत मिल जाएगी कि जिंदगी भर आराम से बैठकर खाएंगे। राजा भी उनके साथ काम में लगा हुआ था और मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था। और फिर चारों चोरों ने लूट के माल में अपने अपने हिस्से बांट लिए, जिसमें से एक हिस्सा उन्होंने राजा को भी दे दिया कि लो भाई, यह तुम्हारा हिस्सा है, तुम भी हमारे साथ आए हो, इसलिए तुम्हें बराबरी का हिस्सा मिलेगा। लेकिन राजा ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और बोला कि मैं तो बस तुम्हारे साथ यूं ही आ गया था। बिल्ला बोला कि भाई, इतनी दौलत कौन ठुकराता है? लेकिन राजा ने कहा कि दोस्तों, लगता है मेरी किस्मत में आज यह दौलत नहीं लिखी है, इसे भी तुम अपने हिस्सों में बांट लो। कुछ सोच समझकर उन चारों चोरों ने सोचा कि हमें क्या, अगर यह अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, इसका हिस्सा भी हमें ही मिल जाएगा। फिर जल्दी जल्दी वे लोग अपनी असरपियां गिनने लगे। राजा ने एक एक करके उनके पास गया और उनसे उनके नाम और पता पूछने लगा कि अगर मैं फिर कभी चोरी की योजना बनाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसने फकीरा से पूछा कि भाई, मैं तुमसे कहां पर मिल सकता हूं? फकीरा बोला कि मैं तो बाजार के पास वाली सराय में ही रहता हूं, अगर फिर से कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं पर आ जाना। इस तरह से राजा ने एक एक करके
उन चारों चोरों से उनके नाम और पते पूछ लिए। वे सभी चोर इस बात से अनजान थे कि जिसे वह अपना साथी समझ रहे हैं वह हमारा राजा है। इसके बाद वे सभी महल से बाहर निकल गए। चारों चोर अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए, जबकि राजा नगर की अंधेरी गलियों से होता हुआ वापस अपने महल की तरफ चल दिया। राजा को अब तसल्ली थी कि उसकी योजना सही दिशा में काम कर रही है। राजा उन चोरों के बारे में ही सोचता हुआ जा रहा था। राजा ने उन चोरों को सजा देने के बजाय उनके गुणों की तरफ ध्यान दिया। वह सोचने लगा कि यह लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके अंदर बड़ी ही बेमिसाल गुण हैं। अगर इन गुणों का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह मेरी सेना में सबसे बेहतरीन सिपाही बन सकते हैं। राजा सोचने लगा कि बिल्ला जिसकी नाक सोने चांदी को सूंघ सकती है, अगर मैं उसे अपने खजाने की सुरक्षा का काम दे दूं, तो फिर किसी की क्या मजाल कि वह खजाने में सेंध लगा सके। चमन जो हर ताला खोल सकता है, अगर वह हमारे दुश्मनों के किले में घुस जाए तो वह एक बेहतरीन जासूस बन सकता है। एक जो जानवरों की भाषा समझता है, अगर वही हमारे साई घोड़ों और हाथियों की देखभाल करे तो इसमें मेरा ही फायदा होगा। फकीरा की नजरें अंधेरे में भी देख सकती है, क्यों ना वह मेरे महल की चौकीदारी कर रहे पहरेदारों का मुखिया नहीं बन सकता। राजा सोच रहा था कि अगर मैंने इन चोरों को पकड़कर कारागार में डाल दिया तो उनके सभी गुण बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें सही रास्ते पर डाल दूं तो यह मेरे सबसे बेशकीमती लोग बन सकते हैं। इस तरह का पक्का इरादा करके राजा अपने महल की तरफ चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह इन चोरों को सजा नहीं देगा, बल्कि उनकी जिंदगी बदल देगा। इधर सुबह हुई, सूरज निकला तो पूरे नगर में हंगामा मच चुका था कि महल से बड़ी खबर आ रही कि राजा का खजाना लूट लिया गया है। सारे मंत्री, सलाहकार और दरबारी महल के दरबार में जमा हो गए। हर तरफ बेचैनी थी, हर कोई अपनी सलाह दे रहा था। किसी ने कहा कि जरूर यह कोई बाहरी गिरोह है जो शहर के बाहर से आया है, पूरे शहर की जांच पड़ताल करनी चाहिए। किसी ने कहा कि शायद महल के अंदर का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है। दरबार में हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था, मगर असली जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ बड़ी ही शांति से यह सब कुछ सुन रहा था। फिर अचानक उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ उठाए और बोला कि मुझे अपने नगर के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूं कि यह चोरी किसने की है और वह चोर इस वक्त कहां पर है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे मंत्री और सिपाही राजा की तरफ हैरानी से देखने लगे। एक मंत्री ने झुककर कहा कि महाराज, क्या सचमुच आपको चोरों के बारे में पता है? तब राजा ने बताया कि उन चोरों के नाम रंगा, बिल्ला, चमन और फकीरा है, और वह कहां रहते हैं यह भी मुझे जानकारी है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा कि हर एक चोर अपने अपने ठिकाने पर मिलेगा, उन्हें पकड़ो और मेरे सामने हाजिर करो। इतना कहकर राजा ने उन चारों चोरों का नाम पता सिपाहियों को बता दिया। सिपाही तुरंत हरकत में आ गए। सिपाहियों की अलग अलग टुकड़ियां शहर के अलग अलग हिस्सों में उन चोरों को पकड़ने के लिए पहुंच गई। थोड़ी देर की मेहनत के बाद चारों चोरों को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया गया। अब चारों चोर दरबार में हथकड़ी के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे हैरान लग रहे थे कि उनके नाम और ठिकाने इस तरह से राजा के पास कैसे पहुंच गए। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अचानक फकीरा, जो कि अंधेरे में देखने की काबिलियत रखता था, उसकी नजर राजा के चेहरे पर पड़ी। फकीरा राजा के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था, जैसे कि किसी पहेली का हल ढूंढ रहा हो। कुछ ही पलों में उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
उसके दिमाग में पिछली रात की पूरी घटना तेजी से घूमने लगी। वह अपने साथियों से बोला कि वही आवाज, वही अंदाज और वही चेहरा, यह तो वही आदमी है जो राजा के रूप में हमारे सामने है। यह तो हमारा 5वां साथी है जो रात को हमारे साथ खजाना लूटने के लिए आया था। यानी कि वह कुत्ता बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वह 5वां आदमी कोई और नहीं बल्कि राजा खुद था। तीनों चोरों ने फकीरा की बातों को झुठला दिया। रंगा बोला कि तू तो पागल हो गया है। यह कैसे हो सकता है कि राजा खुद अपने खजाने की चोरी करवाने के लिए हमारे साथ? लगता है तूने कोई नशा कर लिया है। क्या कोई राजा अपने राज खजाने को अपने ही सामने चोरी करवाएगा? लेकिन फकीरा अब तक राजा को ही देख रहा था। वह बोला कि मैं अंधेरे में एक बार जिसे देख लूं उसे दोबारा कभी नहीं भूल सकता। मैं सच कह रहा हूं, यही हमारा 5वां साथी है। यह बोलते हुए फकीरा की आवाज अब कांपने लगी। उधर राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। मगर सवाल अब यह था कि इस बात को राजा स्वीकार करेगा या नहीं। दरबार में सभी की नजरें राजा और फकीरा पर जाती थी। फकीरा थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसकी आंखों में किसी तरह का कोई संदेह नहीं था। उसने सीधे राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज, मैंने कहा था कि मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं उसे दोबारा कभी भूल नहीं सकता। और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। कल रात वह आप ही थे और आपने हम सबके गुण और खासियत अपनी आंखों से देख लिए। अब हम लोग भी आपकी खासियत देखना चाहते हैं। यह सुनते ही दरबार में हलचल बढ़ गई। उनकी बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी फकीरा के चेहरे पर किसी तरह की कोई घबराहट नहीं थी। फिर राजा ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा। उसने अपनी आंखों का एक इशारा किया। उसका इतना करना ही था कि सिपाही फौरन उसके इशारे को समझ गए। चारों चोरों की हथकड़ी खोल दी गई। पूरे दरबार में सबकी नजरों में बस एक ही सवाल था कि आखिर यह माजरा क्या है। फिर राजा ने कहा कि इन चारों चोरों को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह लोग चोरी नहीं बल्कि बहुत ही गुणवान आदमी है। कल रात की पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। इसके बाद राजा ने कल रात की सारी घटना अपने सभी दरबारी और मंत्रियों को सुना दी कि कैसे वह खुद चोरों के साथ चोरी करने के लिए गया और फिर एक एक करके उन चोरों के नाम और पते ठिकाने मालूम कर लिए। यह सुनते ही उन चोरों के हाथ पैर कांपने लगे। वे चारों चोर उसी वक्त राजा के कदमों में गिर पड़े और आंसू बहाते हुए उनसे माफी मांगने लगे कि हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमने आपको पहचानने में देर कर दी। आप हमें एक मौका दीजिए, हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। राजा ने उन चोरों से कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत ही अनमोल गुण है और यही काबिलियत तुम हमारे राज्य की भलाई में लगा दो तो तुमसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के अनुसार अपने राज दरबार में नौकरी पर रख सकता हूं। यह सुनकर चारों चोर बहुत ही प्रसन्न हुए और इसके बाद राजा ने उनमें से हर एक को उनकी खासियत के आधार पर अपने ही महल में नौकरी पर रख लिया। फकीरा, जो कि अंधेरे में किसी को भी पहचान सकता था, राजा ने उसे अपने महल का मुख्य पहरेदार बना दिया ताकि वह महल में घुसने वाले हर दुश्मन को दूर से ही पहचान सके। चमन, जो कि बिना चाबी के सारे ताले खोल देता था, उसे शाही खजाने का पहरेदार बना दिया। रंगा, जो कि जानवरों की भाषा समझता था, उसे महल के अस्तबल में काम कर रहे नौकरों का मुखिया बना दिया। बिल्ला, जो कि सोने चांदी का पता लगा सकता था, उसे खोजी दस्ते का मुखिया बना दिया गया ताकि वह सूंघकर सोने चांदी का पता लगा सके। दोस्तों, इस प्रकार से अब चारों चोर जो कभी अपनी चोरी के लिए बदनाम थे, अब वह अपने गुणों के कारण
राजा के सबसे खास आदमी बन चुके थे। वे चारों चोर अब राजा के सबसे वफादार और योग्य दरबारी बन गए। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।